कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं खुलकर, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। सर बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, तीन बातें करेंगे। पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम और मैनेजमेंट। किस बात की? ये जो दुनिया भर में वैश्विक संकट आया है, इसका हम पर क्या असर हो रहा है, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है, प्रॉब्लम हमारे लिए कहाँ है, कितनी बड़ी है, और इसका मैनेजमेंट कितना हो पा रहा है, कितना इस सरकार ने किया, कितना आगे कर पाने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। क्योंकि आज फिर तेल के दाम बढ़े हैं और प्रधानमंत्री विदेश में जाके भी ये कह रहे हैं कि भाई संकट पूरी दुनिया के लिए ये एक बनता जा रहा है और इसका हल ज़रूरी है कि ये निकले। युद्ध की बात वो कर रहे थे। तो आज हुआ ये कि आज बहाना क्यों हमको मिला? वैसे तो हम बात करने वाले थे ही इस पर, क्योंकि ये तेल के दाम बढ़े हैं और ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट सिस्टम के हवाले जो है वो तेल के दाम शायद हो जाएंगे या हो ही गए हैं धीरे धीरे। ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है, आज भी 80-90 पैसे का, वो हो सकता है आगे भी हो। तो इसके लिए तो सबको तैयार रहना ही चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री तो बहुत खोल के कह ही चुके हैं कि भाई ये परिस्थितियां जो हैं, ये संकट काल है, इसको उसी तरीके से डील करना है। राहुल गांधी ने, लेकिन आज इसमें जैसे मैंने आपको पहले पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने की। वो अपने संसदीय इलाके में रायबरेली में गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने 2-3 सभाएं की, 2 तो मैंने सुनी और भी की होंगी तो। और वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में, यूपी का इलेक्शन आने वाला है, सब लोग इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं, वहां वो बात कर रहे हैं ट्रंप की, मोदी की, अडानी की, अंबानी की। तेल में आग लग गई, ईरान ने ये कर दिया और अमेरिका ने बम मार दिया। वहां जाके वो पूरी इंटरनेशनल, जो प्रोफेसर साहब का सब्जेक्ट है, वो वहां लोगों को समझा रहे हैं माइक पे खड़े होकर के ये हो रहा है। सो उनकी बात से मैं शुरू करूंगा। पहले आप सुनिए, पूरा एक बयान है, थोड़ा सा मैंने आज लंबाई बयान निकाला ताकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वो शुरुआत करते हैं इस बात से कि भाई आपको मालूम है ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। लोगों ने कहा मालूम। तो आपको पता है कि ईरान ने एक हॉर्मुज नाम की जगह उसको कैप्चर कर लिया, वहाँ से दुनिया का 20% तेल निकलता है। तो ईरान ने कहा ना अब तो हमारी होगी, हम यहाँ से तेल नहीं निकलने देंगे। तो दुनिया का तेल हो गया बंद। तो राहुल जी को प्रॉब्लम मालूम है, मतलब राहुल जी को ये भी मालूम है कि ये प्रॉब्लम भारत की क्रिएट की भी नहीं है या मोदी की क्रिएट की भी नहीं, क्योंकि ये उन्होंने खुद नरेट किया अपनी कहानी में, शुरुआत में ये बता दिया। फिर इसके बाद वो आए कि अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका असर। आग लग जाएगी तेल और गैस के दाम में, महंगाई आसमान को छू जाएगी, ऐसा आर्थिक तूफान आएगा जो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं रोज मोदी जी से कह रहा हूं, पहले तो वो आप वाली भाषा में बोलते हैं, मैं रोज मोदी जी से कह रहा हूं कि कुछ कीजिए, इस पर कदम उठाइए, मैनेजमेंट कीजिए। फिर वो धीरे धीरे जो मन में है उस पर आ जाते हैं। यह आदमी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हमसे कह रहा है कि सोना मत खरीदो। अच्छा, सोना ना खरीदने का भी उन्होंने जो लॉजिक दिया कि इससे भी अडानी अंबानी की मदद कैसे करनी है उनको, वो भी हम बात करेंगे उसकी। तो फिर वो आ जाते हैं तू तड़ाक वाली भाषा पे। तो आप सुनिए एक बार जरा उनकी बात को। लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या कह रहे हैं देश से इस वैश्विक संकट के बारे में। राहुल गांधी जी की बात सुना दीजिए। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो,
अरे भाई यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। कहां से शुरू हुए ये जो है 17 से सिंगापुर जो पहुंचे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी सर, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ये जो बोलते हैं हर चीज़, हर क्राइसिस के बारे में बोलते हैं। मैंने तो पहले कहा था, शरद जोशी का 35-40 साल पुराना लेख, पहले भी ये किस्सा आप सुन चुके होंगे। नवभारत टाइम्स में वो एक कॉलम लिखते थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर से बोलना शुरू करूंगा कि मानसून आने वाला है। वो जून जुलाई में तो आ ही जाएगा। मैं कहूँगा मैंने तो दिसंबर में ही कह दिया था। तो वो है राहुल गांधी। वो दरअसल जो बोलते हैं उसके जरिए वो बताते हैं कि उनको किसी विषय की कोई समझ नहीं है, न तो उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ है, न उनको इकॉनमी की समझ है। इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, भारत उससे अछूता कैसे रहेगा? भारत में भी संकट है, और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे संकट भी बढ़ेगा। तो ये कहानी तो वो खुद बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। उसमें भारत ने क्या किया है? इतना तो उनको मालूम है, गिराने गया नहीं, इतना तो उनको मालूम है। लेकिन उसके बाद उनको अपना एजेंडा चलाना है कि उसको लेके आना है कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर। तो सवाल ये है कि आपको ये तो कम से कम आपको कोई रिसर्च दे आपके यहाँ, आपके ऑफिस से, कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। आपको ये बताना चाहिए कि ये कदम प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को इस समय उठाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं उठाया। अगर उठाया होता तो ये दिक्कत कम हो सकती। कह रहे मैं रोज कह रहा हूं मोदी जी से। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मोदी जी से नहीं, मोदी से कह रहा हूं, और वो कुछ कर नहीं रहा। तो अब आप इससे समझिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब उनको शायद उनको खुद समझ में नहीं आता। उनकी नज़र में प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे गए हैं तो वो घूमने गए हैं। अब उनकी दुनिया में विदेश जाने का मतलब सैर सपाटा, तो उनको समझ में नहीं आता कोई किसी और काम के लिए कोई कैसे जा सकता है। तो देखिए, तेल का संकट हो, चाहे आप गैस की बात कीजिए, चाहे एक महंगाई की बात कीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार जो कर रही, मतलब आज से नहीं कर रही है। आप देखिए, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% हो गया है। अब रेलवे डीजल का इस्तेमाल नहीं करती है। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हैं रेलवे के, उनके कारण जो सड़क से माल ढुलाई होती थी वो कम हो गई, उस पर बोझ कम हो गया है। 5 टन का सामान ढोने वाले जो मिनी ट्रक या छोटे ट्रक हैं, वो बैटरी से चलने लगे हैं। एक सिर्फ लखनऊ शहर का उदाहरण देते हैं, 1500 गाड़ियां हैं नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली, सब बैटरी से चलती है। मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर जो है, वो इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर है, उनकी खरीद के लिए जो वेटिंग चल रही है। अभी वो कहां से ले आए बात की भाई मोदी जी ने कहा है सबसे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो? कहां से लाते हैं ये तो वही बता सकते हैं, और तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि देश ऐसा है कि हमारी जो एनर्जी नीड है वो पूरी तरह से हम विदेश पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भर है। उस निर्भरता को कम करने का प्रयास हो रहा है। ये सही बात है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन या इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पहले इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की गई होती तो शायद स्थिति और बेहतर होती। क्या उनको प्रॉब्लम पता है, लेकिन उनको उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार मोदी को बताना है किसी तरीके से, ये उनका प्रॉब्लम है नहीं, कि उनको ये करना बताना है, और उनको प्रॉब्लम का समाधान नहीं पता है। कि भाई बताते ना कि देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो हम ये करते।
तब लीडर अब अपोजिशन कोई की उन्होंने बात ऐसी लोगों को चिट्ठी समझ लिखी में आती कोई ऐसी चिट्ठी लिखी और उन्होंने मोदी जी को, तो देवेंद्र जी को पता होगा कि मोदी जी मैं आपसे कह रहा हूँ आर्थिक तूफान आने वाला है, कुछ कीजिए। देखिए मैंने आपको कोरोना में भी पहले कह दिया था कि आ जाएगा, संकट हो जाएगा, लेकिन आप और जब इस तरह का कोई संकट नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, कुछ नहीं था, कांग्रेस के समय उस समय दाम क्यों बढ़ गए थे? उसका भी तो कारण होना चाहिए। कह रहे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी जैसे कीमत बढ़ाने के हिसाब से सौरभ आप देखें तो इन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी पर डे पीएसयू को 700 से 800 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, मतलब महीने में 23 से 24 हज़ार करोड़ रुपए। और पिछले साल तेल की कंपनियों को जितना फ़ायदा हुआ था, इस बार पहले 2 महीने में वो निकल गया। तेल की कंपनियों का जो फ़ायदा हुआ था उसमें जब तमाम नरेंद्र मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम चलती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप उतना ज़्यादा खर्च कर रहे हो या राशन बांट रहे हो या इस तरह की चीज़ें, मकान, इन सब चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस घाटे की भरपाई के लिहाज से कि अगर हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का अगर घाटा हो रहा हो तो पीएसयू के सामने कितना ऑप्शन है? क्या उनकी सेहत आप ऐसे ही ख़राब करेंगे? अब दूसरी बात हो गई कि सरकार क्या इस क्राइसिस को भांप ली और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया। जिस हार्मोन्स की वो बात कर रहे हैं हम सभी जानते हैं कि 50% तो ऑयल आता था वहाँ से और गैस का 90% आता था। तो वो रूट अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या आपने वैकल्पिक सोर्सेज ढूंढे, तभी जानते हैं कि ढूंढे गए। 40 से ज़्यादा देश आपके पास सोर्स हो गया। दूसरी चीज़ थी कि क्या आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो उसके लिए सौरभ एक 24/7 वॉर रूम बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार के लोग और पीएसयू के टॉप लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं और 24/7 मतलब सुबह में 4 बजे भी कॉल जाता है, सुबह 5 बजे भी जाता है, रात में 12 बजे भी जाता है, दिन में भी जाता है। जितने शिप हैं जहाँ जहाँ से जो आपके आ रहे हैं, पहले उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कौन कब कहाँ कितनी देर पहुँचेगा। दूसरा जो खपत हो रही है किस स्टेट में कहाँ किस जगह पर, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तीसरी आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और वो सब अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार यही चीज़ कर सकती है, पीएसयू यही कर सकती है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यही कर सकता है। अदरवाइज उस क्राइसिस में अगर हॉर्मुज जैसा क्राइसिस आ गया, वो खुद बता भी रहे हैं, वो चीज़ नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में क्या है। नहीं, ये मैं आपसे भी और थोड़ी डिटेल में देवेंद्र से हम समझेंगे किस तरीके से सोर्सिंग हो रही है ऐसी परिस्थितियों में तेल, क्योंकि हमारा तो वहां से कितना 50% तेल आता था, 50% तेल और 90% गैस, वो बंद हो गया है। सो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज शायद किसी ने, कांग्रेस के नेता ने ये भी कहा राजस्थान में कहीं शायद कोई तेल नहीं मिल रहा है, शायद गहलोत जी का एक बयान है। हम दिल्ली में तो कहीं कोई कमी नहीं देख रहे, कहीं भी ऐसी कोई खबरें बाय एंड लार्ज आ भी नहीं रही हैं। बिल्कुल नहीं। और अलर्टनेस का ये आलम है सौरभ कि तमिलनाडु से एक आ गया था कि वहाँ पर दिक्कत हो रही है। देर शाम मैसेज आया और रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे की फ्लाइट से आईओसी चेयरमैन जो सोनी हैं वो यहाँ से दिल्ली से चेन्नई पहुँच गए। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरा होमवर्क करके देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया पर जानबूझ के उसको फैलाया जा रहा था। तो अलर्टनेस का आलम ये है कि उस पीएसयू का जो टॉप मोस्ट लेवल का जो ऑफिसर है, एक छोटी सूचना के बाद वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जा रहा है। और ये तीनों ही पीएसयू वैसे ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली कहीं अभी तक कमी की कोई ऐसी कोई सप्लाई के मामले में मतलब निश्चिंत से ज़्यादा वाली जो स्थिति रहती है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कीमत को लेके वो समस्या तो रहेगी। ठीक है। सर आपकी नज़र में अभी तक भारत ने इस क्राइसिस को कैसे मैनेज किया, मतलब बेहतर किया है, और बेहतर हो सकता था, कोई कमी है, या ठीक किया है? नहीं, अब तक बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट थे उनको यूटिलाइज किया है उन्होंने। अब तक तो काफ़ी अच्छे से मैनेज था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपसे 7-8 दिन पहले भारत की खबर में जो बात हो रही थी उसमें मैंने कहा कि 15 दिन लगेंगे और तेल के दाम बढ़ने ही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वो प्रोसेस शुरू हो गया। आज 1 रुपये से कुछ कम बढ़ा, पहले 3 रुपये बढ़ा। लेकिन एक बात जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यहाँ पे किया कि वो क्रेडिट पे देती थी तेल वेंडर्स को, अब वो क्रेडिट देना बंद कर दिया, यानी पूरा पैसा दो और सामान ले जाओ, क्योंकि उनके भी क्रेडिट कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। तो उसके चलते एक टेम्पररी इंस्टेबिलिटी आई है मार्केट में। कई सारे जो व्यापारी हैं उनके पास उतना क्रेडिट के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो जुगाड़ते हैं, तो हो सकता है 24 घंटे के लिए कोई वेंडर बंद कर दे। ऐसी स्थिति आई है, लेकिन उससे भी लॉन्ग टर्म सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम होगी भी नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि $150 के ऊपर बैरल जाने की बात हो रही है, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब से $150 के ऊपर जाता है डिमांड कम हो जाती है, रिसेशन का खतरा हो जाता है, जो अनप्रोडक्टिव वेल्स हैं वहां से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। 3 महीने की तो जंग हो चुकी ना जी, जब बम बरस रहे थे तब नहीं गया 113-115 के ऊपर। हाँ,
तब भी नहीं किया। तो ये जो डर, लेकिन ऑपोजिशन का जो अपना रोल है वो कर रहा है, जो पहले के ऑपोजिशन ने किया था वो भी वो कर रहे थे। लेकिन समस्या, पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है कि तेल की किल्लत होगी, तेल की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो अमेरिका ने भी, वो जो एक शहंशाह वहां बैठा है उसने भी अनुमति दे दी कि हम जो खरीदा जा सकता है, फ्लोटिंग उनके टैंकर्स हैं उनसे हम तेल खरीद सकते हैं, तो वहां से भी सप्लाई बदस्तूर जारी है। अमेरिका खुद प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन होर्मुज की समस्या मैं ये भी कह दूं कि 6 महीने तक सॉल्व नहीं होगी। अगर सॉल्व भी हो जाती, आज के दिन में आज अगर बंद हो जाए, तेल के दाम अचानक नहीं गिरेंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो बात अब समझ में आ रही है, लोगों को भी समझ में आ रही है। मैं आपको बताऊं, लोगों से बात होती है तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम कि ये कोई हमारा इंटरनल क्राइसिस नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, सब देशों में हो रहा है। भाई दुनिया ने तो 50-50 से 60-60, 70-70% तेल के दाम बढ़ा दिए, कई देशों ने बढ़ा दिए, यूरोपीय देशों ने बढ़ा दिए। आज भी भारत में 4% दाम बढ़ा है कुल, और पिछले अमेरिका में 44%, अमेरिका में 44%, और आपके यहाँ 4 साल से दाम नहीं बढ़े थे, ये भी सच है। 4 साल पुराने लेवल पे ही हो आप, और उसमें भी 4% की ही बढ़ोतरी हुई है। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा मैं ये कह रहा था कि लोग, एक रीजनेबल बढ़ोतरी अगर होती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये संकट सबके लिए। हाँ, लेकिन रीजनेबल कितना होगा वो ये भी अलग, हाँ, ये इस पर जैसे आप बात अभी कर भी, सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1200 करोड़ का डेली घाटा बता रहे थे, अब 750 पे आया है, तो अभी भी मानिए कि 2/3 बढ़ सकते हैं प्राइस, यानी 4 रुपये बढ़ा है तो 8 रुपये और बढ़ सकता है। इसकी भी संभावना है कि वो जो 1200 750 अब हुआ है वो 0 पर आ जाए, तो 8 रुपये बढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में, इसकी भी आशंका है। लेकिन ये एक विशेष साइकिल है। मैं ये भी बताऊं, जो वो कह रहे हैं कि आंधी आएगी, वो तो कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन ये संभव है कि इसके चलते विषमताएं बढ़ें, आर्थिक विषमताएं जो हमारे समय कम थी या पिछले दिनों हमने मैनेज कर लिया था, वो अब अनमैनेजेबल हो सकता है। कुछ तो प्रधानमंत्री को भी पता होगा जो उन्होंने ये बात कही, जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो क्यों पब्लिक अपील ये करते कि आप थोड़ी किफायत से चलिए। अशोक गहलोत जी ने वो कहा था, वो कह रहे थे कि जोधपुर से कुछ लोग मिलने आए थे, वो कह रहे थे बहुत से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है, जोधपुर से जयपुर जाने में 3-4 बार में तेल भरवाना पड़ता है, क्योंकि 1000 रुपये से ज़्यादा का तेल नहीं दिया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर भी कई दिनों तक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कहीं कोई क्रंच हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कहीं किसी पॉकेट में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर ये पूरे देश में ऐसा कोई संकट होता तो अभी तो हाहाकार मच गया होता ना। कम से कम अपोजिशन स्टेट्स तो चीख के बोल रही होती कि ये प्रॉब्लम है और हमें सप्लाई जो है नहीं भारत सरकार के मंत्रालय की तरफ से। ये उस पार्टी का नेता बोल रहा है जिसकी सरकार ने 12 घंटे पेट्रोल पंप बंद करने का आदेश दिया था। अच्छा, रात 8 बजे से सुबह 8 तक पेट्रोल पंप बंद रहते थे। योजना नहीं थी, बंद रहते थे। क्यों? कोई युद्ध नहीं चल रहा था। तेल महंगा हो गया था, तेल हाँ, था महंगा नहीं। हो गया। अच्छा, तो जाहिर है कि आप जो अभी स्थिति है पेट्रोलियम कंपनियों की, तो आपको दाम बढ़ाना नहीं था, तो आपको सप्लाई घटाना था, मतलब कंजप्शन घटाना था, तो पेट्रोल पंप बंद कर दिया। गजब। मतलब सड़क पर चलने पर दुर्घटना होती है तो फुटपाथ पे चलना बंद कर दीजिए। मतलब ये कोई समस्या का हल नहीं हुआ ना। और समस्या टाल दीजिए, ऑयल बॉन्ड इशू कर दीजिए, जो बाद में आएगा वो झेले। हम वाहवाही लूट लेंगे कि हमने अब देखिए दाम नहीं बढ़ाया। तो 2 फायदे उठाए, एक तो ऑयल बॉन्ड जारी करके जो है ऑयल कंपनियों का नुकसान किया, और दूसरा चूंकि वो बॉन्ड जारी किया था इसलिए आपके फिस्कल डेफिसिट में नहीं आया, वो बजट में वो जो है फिगर नहीं आई। तो फिस्कल डेफिसिट जो ज़्यादा होना चाहिए था, अगर वो पैसा आप देते, वो कम दिखाई दिया। तो ये सब मैनिपुलेशन भी जो है, वो कर्जा तो आपने अगली पीढ़ी पे चढ़ाया ना। हाँ, 1.5 लाख करोड़ का आपने जो है बॉन्ड इशू किए, वो इंटरेस्ट मिलकर जो है अभी जो है 3.25 इस लाख साल करोड़ मार्च में 3.25 लाख रुपए चुकाए वो हैं सारा ही सरकार मोदी ने। गवर्नमेंट ने भरा है। हाँ, तो इसलिए जो है देखिए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं आज, मैंने जो अभी आपने सुनाया, मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा इस माहौल में नरेंद्र मोदी की कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि अगर हमको 10 रुपए का नुकसान होने वाला है और आप कहें कि 100 रुपए का नुकसान तो पक्का है, तो जब 10 रुपए का नुकसान होगा तो मुझे लगेगा नुकसान हुआ ही नहीं। तो आप क्राइसिस को जब इतना बड़ा दिखाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, मतलब कोई लेमैन मतलब कुछ नहीं जानता वो भी कहेगा कि दाम तो बढ़ेगा ही। एक्सपेंस। इससे एक चीज और, क्योंकि आपने क्राइसिस शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे याद आया, भाई 12 साल में इस सरकार के सामने क्राइसिस कई आए। कोरोना
वैश्विक क्राइसिस था, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इससे पहले चीन के साथ आपका युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ, जब यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। तो ये सरकार पिछले 5 साल से तो कम से कम क्राइसिस पे क्राइसिस ही झेल रही है। सो क्राइसिस में भी लोगों ने मोदी को चुना। कोरोना में भी तो ये बातें की गई थी कि ऑक्सीजन नहीं मिली, मार डाला, लाखों लोगों को मार डाला, उसका भी सारा ब्लेम मोदी गवर्नमेंट को ही देने की कोशिश की गई थी। फिर मोदी आए। सो क्या ऐसा भी है कि लोगों को ये लगता है कि अगर क्राइसिस है तो फिर यही ठीक है, मोदी ठीक? नहीं, ये नहीं है। लोगों को लगता है क्राइसिस है, समस्या है, ये नीति मोदी की गलत हो गई। 2 चीज़ों पर लेकिन भरोसा है कि नीयत गड़बड़ नहीं है, नीति भले गड़बड़। दूसरा, जो समस्या है उसको हल भी यही कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं। ये जब भरोसा होता है तब जो है नेता के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, फिर उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ जाती है। वो हो रहा है मोदी के साथ। इतनी सारी क्राइसिस में कायदे से तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है? Exactly. किसी भी विपक्षी दल के लिए ये सबसे फर्टाइल जो है पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि उसका फ़ायदा उठाते और जो है सरकार को हटा देते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में एक झटका लगा, उसके बाद से जो चुनाव हुए हैं आप देखिए किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। आप इस तरह के नतीजे जो 2014 के बाद भी नहीं आए उस तरह से। और जीत जो हो रही है कोई सामान्य जीत नहीं हो रही है कि 2 सीट से सरकार बन गई, आधा % से जो है जीत गए, इस तरह की नहीं। लैंडस्लाइड विक्ट्री जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसकी हम आप भी क्या कल्पना कर सकते थे? आज से 1 साल पहले अगर कोई कहता कि बीजेपी की 200 सीटें आएंगी तो कौन मानने को तैयार होता? या असम के लिए कोई कहता कि एनडीए की 100 से ऊपर सीटें आएंगी तो कौन मानने को तैयार होता? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी असम में, उसके बाद जो है आपकी सीट बढ़ जाए। इसकी वजह आप मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल मान रहे हैं, मोदी पे की नीयत पे भरोसा। नीयत पर भरोसा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन। कौन है जिसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको हंसते हंसते लोगों ने स्वीकार कर लिया। और सबसे ज्यादा खुश हुआ गरीब आदमी। हालांकि वो एक तरह से सैडिस्टिक प्लेजर था कि जो है पैसा है। सौरभ जी, सबको नुकसान नहीं भी तो सबको असुविधा तो हुई। बिल्कुल हुई। नहीं, नुकसान भी हुआ, असुविधा भी हुई। भाई आपकी नौकरी चली गई, दिहाड़ी कम हो गई, काम मिलना बंद हो गया, तो नुकसान तो हुआ। एमएसएमई का जो प्रोडक्शन बंद हुआ, काम बंद हुआ, बहुत बड़ा डिसरप्शन था। मुझे लगता है इससे बड़ा जो है पिछले 75-80 सालों में डिसरप्शन हुआ नहीं। उसके बाद भी लोगों का भरोसा नहीं डिगा। तो इसलिए जो है अपोजिशन को यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतने सब क्राइसिस के बाद भी लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। हमको री-स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। इस नीति पर चलकर हम मोदी को नहीं हरा सकते या इस सरकार को नहीं हटा सकते। क्या करें, वो कोशिश तो कमी ढूंढने की करेंगे मोदी की काम की। नहीं, सिर्फ भरोसे जैसी चीज ही नहीं सौरभ, एक्शन भी तो अगर आप देखें, जैसे यूपीए के समय में तो आपको याद ही होगा ना कि जब देखिए डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता था 11%। अब नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद अब तक आप इन्फ्लेशन का रेट देख लें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो होता है 4% के आसपास ही लगातार रह रहा है। अभी भी आप देखें तो चीन, जापान जैसे देश जो कि 1% के आसपास उनका चला जाता है, या US UK जिनका 3% के आसपास है। इसके अलावा आप टर्की का देखें, अर्जेंटीना का देखें, ब्राज़ील का देखें, मैक्सिको का देखें, इन सब लीग में पाकिस्तान वगैरह तो छोड़ ही दे, मतलब उससे तो तुलना करना ही शर्मनाक होगा। तो इन सब को अगर छोड़ दे तो भी भारत लगातार इन्फ्लेशन को लेकर एक कंट्रोल स्थिति में रहता है सौरभ। और उसके पीछे वजह ये होती है, जैसे फूड इन्फ्लेशन की ही बात कर लें, ऑलरेडी एक कमेटी बनी होती है। जैसे बार बार आप देखते होंगे, जैसे अभी शुगर केन को लेके एक्सपोर्ट पे अगर बैन कर रहे हैं, या प्याज को लेके, या दाल को लेके, तो गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इस तरह के लोगों की एक कमेटी बनी हुई है और वो राउंड द क्लॉक वो काम करते हैं। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्री फॉरेन में हैं और यहाँ से मैसेज जाता है कि ये काम करना है और इस तरह का ऑर्डर तुरंत रातों रात निकलना चाहिए, और रातों रात ऑर्डर निकलता है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो तंत्र काम करना चाहिए, या इस तरह क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे अभी एक कंसर्न के हिसाब से देखना तो सिर्फ एक वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि
रुपए का वैल्यू जो गिर रहा है वो वाकई सरकार के लिहाज से एक वो कंसर्न है। बहुत लेकिन चिंता उस की कंसर्न को भी अगर आप समझें कि भाई पहले अगर $70-75 प्रति बैरल तेल होता था, अब $100 से 60 ज़्यादा हो गया, तो आप 58 रुपए आप ज़्यादा दे रहे हो, तो रुपए ज़्यादा डॉलर खरीदने के लिए दे रहे हो, तो आपकी कीमत थोड़ी कम हो गई। तो उसी लिहाज से पीएम ने ये कहा कि चाहे तेल की खपत कम कर लें या सोना की कम कर लें, जिससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बरकरार रहे, आपको कम खर्च करने पड़े डॉलर के लिहाज से। और आप जैसे ऐसे पल्स वगैरह दाल वाल की आप बात कर लें या फिर फर्टिलाइजर्स की बात कर लें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आप खपत कर लें। FII जैसे थोड़ा बाहर गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाहर ही गया और इंडिया के किसी प्रॉब्लम के चलते बाहर जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आया कि उसमें उन लोगों को दूसरे मार्केट दिखे या यूएस का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो गया, ज़्यादा दिखा, वो छड़ी चला गया, फिर उसमें बहुत सारा आया भी। डॉलर के रेट लेकिन भी बढ़ इंडिया गए। की इकोनॉमी में, हाँ, इंडिया की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ डिमांड वैसे ही है, लोन वैसे ही लिया जा रहा है, आपका सब कुछ वहाँ काम कर रहा है, तो भारत में इकोनॉमी के लिहाज से कोई कंसर्न फाइनेंस मिनिस्ट्री में या किसी भी लेवल पर आपको वो नहीं दिखेगा कि कोई पैनिक जैसी चीज़ हो। डॉलर की रुपया क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा? रुपया मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब तक जो अबेंडेंट हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व था, हम क्या करते थे, बाजार में बेचते थे तो वो प्राइस को नॉर्मलाइज करता था। अब हमारे जो है जो कम होते जा रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा है, डॉलर का रिजर्व कम हो रहा है। रिजर्व कम हो रहा है, इसलिए भी कम हो रहा है कि इंटरनेशनल जो प्राइसिंग मैकेनिज्म था डॉलर का खास करके, वो अब दूसरे तरफ जाने लगा। यानी महंगे डॉलर हम खरीदते हैं उनसे और महंगा उसका कॉर्पस हम बनाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि पहले आरबीआई बेच देती थी, कहती थी कि प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे, अब वो बेच नहीं पा रही है क्योंकि डॉलर कम होते जा रहे हैं। मतलब अच्छा, मतलब हाँ, रुपए को मजबूत रखने के लिए आप डॉलर बेचते थे बेचते पहले। थे। आज डॉलर की कमी हो गई। मजबूत रखने के लिए नहीं के बेचते थे, वॉलेटिलिटी को कम, वॉलेटिलिटी को ऊपर नीचे नहीं। तो उसका नुकसान बहुत होता है, उसको कम करने के लिए। और जिस बाकी ये था, बल्कि उल्टा हुआ है। अब जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आपने 2-3 साल आर्टिफिशियली मैनेज किया रुपए का जो है रेट, करेंसी को अपने जो ज़्यादा मजबूत रखा, उसकी वजह से और ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब आपने मार्केट पर छोड़ दिया है कि जहाँ तक जाना हो जाए, आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगा, आरबीआई जो है डॉलर नहीं खरीदे बेचेगा, तो इसलिए जो है आरबीआई की नज़र सिर्फ वॉलेटिलिटी पर है। रुपए का प्राइस जो है डॉलर के मुकाबले, उसको कम करने या मजबूत करने या उसको रोकने पर नहीं है। और लेकिन एफआईआईज का तो इन्वेस्टमेंट जो है फ्लाई बाय नाइट मनी कहा ही जाता है। वो इसलिए भी था कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भारत में था। ट्रंप के इस डील के पहले बहुत सारे इन्वेस्टर जो पैसा लगा सकते थे, देखा कि भारत की स्थिति ठीक नहीं, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब निकालना शुरू किया उसके तुरंत कुछ महीनों बाद ये युद्ध का संकट आ गया, तो उसके चलते फॉरेन रिजर्व हमारे बाहर जाते ही गए। तेल ज़्यादा बिकने लगा, जेल ज़्यादा हम खरीद ही रहे हैं, सोने के दाम बढ़ गए, उसमें ज़्यादा जाने लगा। और आप ये समझिए कि जो हम एक गैम्बल कर सकते थे करेंसी मार्केट के साथ आरबीआई से, वो आरबीआई ने करना अब बंद कर दिया है। अब स्थिति ये है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट है, लोग कह रहे हैं कि ये 100 के ऊपर भी जा सकता है। तो एक तो तेल के दाम बढ़े हैं, बाहर से पैसा कम आ रहा है, और तेल के लिए हम ज़्यादा डॉलर भेजेंगे बाहर कि वहाँ तेल हम खरीद पाएं। तो ये एक बड़ा विशेष साइकिल है और आरबीआई एंटिसिपेट कर ली थी, इसीलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे। और तेल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, बाहर से आयात होने, जितनी सारी चीज़ें वो सारी महंगी होने लगी। राहुल गांधी ने वो जो कह रहा था ना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, उसको कैसे जोड़ा अडानी अंबानी से। उन्होंने कहा कि वो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि अगर लोग सोना खरीदेंगे तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे तो अडानी अंबानी का नुकसान होगा। और उन्होंने और अंबानी पे ये भी बोला कि अंबानी तो देश का तेल भी बेच रहा है, से तो सोना खरीद ही रहे थे बहुत ज्यादा, तो नुकसान होना चाहिए था शेयर मार्केट में। तो मतलब अडानी अंबानी का नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा था क्योंकि लोग सोना ज्यादा खरीद रहे थे। अगर यही तर्क है तो अब मतलब आप जो बोल रहे हैं, सोचिए उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है। वो एक डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, किसी फिल्म का है कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो वही मामला है राहुल गांधी के साथ। उन्होंने कहा अंबानी अभी भी तेल बेच रहा है, मोदी रोक नहीं रहे। भाई अंबानी का तो बिजनेस है, बिजनेस है, रिफाइनरी है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई बंद कर दें, अंबानी को कहें तुम बाहर तेल नहीं बेचोगे।
और वो तेल की जो रिफाइनरी है इसी के लिए बनाई गई है कि बाहर से जो क्रूड ऑयल है हमारे यहाँ है उनका कहना ये है कि जब संकट है तो फिर बोलो कि तुम अब तब सारा तेल तुम्हारा भारत में लगेगा। कैसे लगेगा? सप्लाई में प्रॉब्लम हो तब सप्लाई में अगर लगे कि कमी हो रही है तब तो उस बात को भी आप उठे। दुनिया में सप्लाई की समस्या नहीं है, प्राइस की समस्या है। एग्जैक्टली। और जो रिफाइन करके बेच रहा है रिलायंस, उससे फॉरेन करेंसी आ रही है, रुपए में नहीं बेच रहा है। सब इस हिसाब से सबसे आसान था अमेरिका के जितने धन्ना सेठ बैठे हैं ब्रेंट क्रूड जो ऑपरेट करते हैं, उनको ट्रम्प बोलता है कि नहीं तुम $75 से ऊपर नहीं करोगे। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मार्केट फोर्सेस वहां ऑपरेट करती हैं, वहां उतने में वही खरीद रहे हैं जितने में हम यहाँ खरीदते हैं। हमारा तो और कुछ ऐड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन लेके, जो क्रूड बास्केट है उसमें, तो वो भी वो अगर नहीं कर सकते तो हम कहाँ से कर पाएंगे? ये भी समझने की बात। आप मुझे नहीं समझाना है आपको। मतलब आपकी बात से मैं बात से बात निकाल रहा हूँ। अरे एक चीज और हुई घटना कल जो पहले नहीं हुई थी कभी, इसीलिए वो न्यूज बनी। अभी ये भी चल रहा था ना, अपोजिशन ही हमारा ये कह रहा था कि आप बार बार जो है अमेरिका से एग्जेम्पशन मांगते हो, वेवर मांगते हो रूस का तेल खरीदने के लिए, वो वेवर नहीं देता है। ये भी खड़गे साहब ने भी इस पर लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो कल भारत सरकार के जो मंत्रालय के अफसर हैं उन्होंने पहली बार खुलकर ये कहा कि वेवर और नो वेवर हम तेल खरीदते थे और खरीदते रहेंगे, आगे भी खरीदेंगे। ये ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आता था पहले, इस बार आया है कि हमको नहीं, मतलब तो यही है ना कि हमें वेवर नहीं से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पहले इतना खुल के नहीं बोलते थे। हाँ, तेल तो खरीद ही रहे थे। हाँ, और वो कहा भी जाता था, जैसे कॉरिडोर में अगर आप पूछे तो इस बात को कहा जाता था। उस समय भी स्पष्ट था कि 2 ही कंपनियों से हम तेल नहीं खरीद सकते जिन पर सैंक्शन लगे। बाकी जो मार्केट से आ रहा था वो रूस से आता ही था। सॉरी। हाँ, तो वो सप्लाई को लेके उसमें तो पहले भी ये बात कही जाती थी कि हमें यहाँ सस्ता मिलेगा, हम वहाँ से लेते रहेंगे, और अभी भी ले रहे हैं। तो उसमें नया कोई बदलाव नहीं आ गया। क्वेश्चन क्योंकि उस तरीके का था तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया। बट सरकार के पोजीशनिंग के हिसाब से अगर आप सौरभ देखें तो पहले से थ्रू आउट ये बताया जाता रहा है कि हमने कभी रुका ही नहीं। ये बताइए, जैसे अब ये युद्ध के बाद एक वो टर्म हमने नया सीखा, फोर्स मेजोर, कि भाई पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे, देशों के भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो ओवर रूल हो गए क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी। प्राकृतिक आपदा के समय ये क्लॉज अब वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की मान्यता नहीं रहेगी, तो भाई फ्री फॉर ऑल है उसके बाद। तो फिर कैसे बिडिंग कैसे होती है, अब कैसे तेल जो है वो ऑर्डर किया जाता है? क्योंकि पहले तो ये भी हुआ था कि भाई जब ट्रंप ने ये वेवर दिया था उस वक्त ये कहा था जितना रूस का तेल समंदर में है वो खरीद लो। बीच में ऐसा भी होता था कि भाई एक टैंकर कोई चाइना जा रहा था वो भारत आ गया, या कोई यहाँ आ रहा था वो कहीं और चला गया। होता क्या है ना कि जैसे समुद्र में जो जहाज घूमते रहते हैं उनको ये ऑर्डर रहता है कि आपको जहां भेजा जाएगा वो वहां जाएंगे। तो तेल के दाम मान लीजिए बढ़े और बढ़ने की आशंका है तो उन्होंने कहा 30 दिन तुम और समुद्र में घूमो, और जब 30वें दिन जब पूरे बढ़ जाएंगे तो भी फिर बेचना है, वो डेस्टिनेशन हाईएस्ट बिडर होगा उसको जो दे देना। और उसी बीच वो अपने क्रू वहां बदलते रहते हैं कि 1 महीने ज्यादा सी में नहीं रह सकता, उसको निकालते हैं वहां से। लेकिन वो घूमता रहता है वो कि अगर किसी ने अर्जेंटीना में बुला लिया अर्जेंटीना चला जाएगा, भारत ने बुलाया भारत चला गया। तो वो वैसा है। अभी काफी व्यापार तेल का ऐसे ही हो रहा है। अभी नहीं, ज्यादातर तेल का व्यापार ऐसे ही होता है। अच्छा। और पूरे दुनिया में यही है कि आप तेल फ्लोटिंग टैंकर घूम रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन नहीं है भाई, निकल गई तेल निकल गया। स्पॉट बाइंग होता है। एग्जैक्टली। आपसे सबसे नजदीक जो तेल का टैंकर है उसके क्या दाम है वो भारत में आएगा, उसके आप तेल खरीद लीजिए। उसका क्या, अगर ट्रांसपोर्टेशन कम हो रही तो आप उसमें ये कर लेंगे। लेकिन इसमें भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो कैसे नेगोशिएट करती है कि कितने दूर आपके टैंकर हैं। मान लीजिए अगर वो साइबेरिया के पास है जो उनके टैंकर, उनको लाने में यहाँ 30 दिन लगेंगे, तब तक और तेल के प्राइस बढ़ेंगे, तब फिर बिडिंग करेंगे। तो ये सारा कन्फिगरेशन इसमें चलता है। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहाँ से तेल खरीदना है, कैसे तेल खरीदना है, वो उन पर छोड़ देती है सरकार कि हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अब यहाँ सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि जितने MSME हैं और या जो एक्सपोर्टर हैं उन सबों पे असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, तो उसके लिए आप क्या मदद कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि बजट में ही 1 लाख करोड़ रुपए का एक अलग से फंड लगाया गया है, कैसे वो क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स जो उठाए जाने चाहिए थे, चाहे MSME के सेक्टर को या दूसरे तरह के लोगों को, तो उनके लिए सरकार वो कर रही है। जैसे शिप्स के इंश्योरेंस को लेके भी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गई कि बाहर से अगर आप शिप आ रहे हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस वॉर के सिचुएशन में सरकार जो कदम उठा सकती थी उस पर अगर स्पेसिफिक राहुल गांधी बोलते हैं ना तो बात ज़्यादा समझ में आती कि ये कदम उठाया जाना चाहिए था, वो नहीं उठा। अब गोल गोल बात बोल देना कि हाँ यार ये किसको नहीं समझ में आ रहा है, कितना बड़ा क्राइसिस है। और भारत सरकार ने भी वो कदम उठाया, जैसे 13,000 करोड़ रुपए का एक उन्होंने फंड बनाया है कि जो टैंकर्स को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था
वो उनको भारत सरकार इंश्योर करके उनके जो तेल आ रहे हैं उनको इंश्योर करेगा। तो भारत ने अपने आप इनिशिएटिव लिया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे तो उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। वही बड़ी बात है कि दूसरा देश कोई आपके लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व जी, और वो बेचेंगे, लेकिन पहला हक हमारा होगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम खरीद लेंगे। और अभी भी प्राइस मैनेज हिंदुस्तान में इसलिए भी है सौरभ जी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे उनसे भी तेल निकाला जा रहा है प्राइस को मॉडरेट करने के लिए, इस एक्सपेक्टेशन में कि हम तेल बाद में खरीद लेंगे। तो अगर वो 60 दिन तक वो तेल के दाम नहीं बढ़ते हैं तो उस पेट्रोलियम रिजर्व को वापस कर दिया। बड़ा क्लियर आपने कहा भी नहीं, सप्लाई में तो कोई इशू है ही कोई इशू नहीं है, दूर दूर तक कोई इशू नहीं है, बस कीमत वाला है और वो कीमत वाला भी रहेगा, क्योंकि घाटा मैंने बताया कि पर डे का 700 से 800 करोड़ रुपए का अगर घाटा हो रहा है तो वो रहेगा। और ओवरऑल अगर महंगाई की अगर सर बात कर लें तो सोचिए ना कि यूपीए के समय में ना कोविड था, ना रशिया यूक्रेन वॉर था, ना इजराइल फिलिस्तीन वॉर और ये ईरान वाला था, और तब 11% 12% नहीं, 2008-9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट आया था, उस समय तेल के दाम तो स्लो डाउन था। हाँ, स्लो डाउन इकोनॉमी। बट ये जो क्राइसिस अगर कोविड से अगर आप उसकी तुलना करें या इस तरह के वॉर की तुलना करें तो स्केल बहुत छोटा था वो। सर मोदी जी को कितने नंबर है इस क्राइसिस से निपटने में? नहीं, आप जो बेस्ट नंबर देना चाहें दे सकते हैं। मतलब इससे बेहतर, मतलब हर चीज़ में बेहतर हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जो बेस्ट हो सकता था वो सरकार कर रही है, और इसके लिए कोई मतलब यहाँ क्या हो रहा है केवल वो देखने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है, जो नंबर 1 और नंबर 2 की इकॉनमी है वहाँ क्या हो रहा है। आप अमेरिका और चीन से तुलना कर लीजिए, बाकी देशों को छोड़ दीजिए, वहाँ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं घटे हैं उतने ही हैं, ये देख लीजिए आप। वहाँ समस्या है कि नहीं ये देख लीजिए। तो हमने इस क्राइसिस को और देशों की तुलना में बेहतर मैनेज किया। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, मुझे लगा ही था कि आप इस पे तो नंबर नहीं देंगे। राहुल जी को लीडर ऑपोजिशन पे कितने नंबर? हाँ, ये चैलेंज बड़ा है। वो नहीं, वो डॉक्टर जोशी वाला जवाब, कॉपी में कुछ लिखा हो तब तो उसे नंबर दें। मैं तो शिक्षक हूँ, एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद ही बताऊंगा। एग्जाम के बाद बताएं। ठीक है, अभी एग्जाम चल रहा है, परीक्षा तो चल रही है, परीक्षा की घड़ी में जरूरी है कि थोड़ा सब्र से भी काम लें, ये भी सारे दर्शकों के लिए सर। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए, धन्यवाद आपका। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में अभी इतना ही।